देखो ये टॉपिक है एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता है, इसको शॉर्ट में एई कहते हैं। 92A इसको कवर करता है। देखो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़े कि जब कोई अपना मतलब हम मतलब हम लोग हैं इंडिया के, तो रेसिडेंट है इंडिया के, और हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट के साथ, मतलब कोई अमेरिका या यूके के पर्सन के साथ। तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच के ट्रांजैक्शन को हम लोग इंटरनेशनल टैक्स ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके ऊपर इंटरनेशनल टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। पर प्रॉब्लम कहाँ होता है, अगर हम अगर फॉरेन में ही सामान सेल कर रहे हैं या वहां पे हम सेल कर रहे हैं, तो वहां पे हम सोचो एक कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, वो कंप्यूटर हम वहां पे सेल कर रहे हैं 50,000 में, और जब हम वही सामान अपना इंडिया में सेल कर रहे हैं तो कर रहे हैं 70,000 में। तो जब फॉरेन में कर रहे हैं तो कम दाम में, और खुद का डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब इंडिया के हैं हम और इंडिया में ही बेच रहे हैं, तो ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे एक फिशी बात आ जाता है कि बाहर कंट्री में जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां सस्ते में कर रहे हैं, और खुद के कंट्री में हम महंगे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात आ जाता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग ये सब का ठीक है। बट अब क्या चीज का बात है, जब हम लोग फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं और कम दाम में करते हैं, इसका मतलब है कि जरूर वो मेरा रिलेटेड पार्टी है, कोई तो मेरा उसके साथ रिलेशनशिप होगा जो हम उसको कम दाम में सामान बेचते हैं। तो वो जो रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पार्टी है, उसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब हम और वो जो फॉरेन का पर्सन था या फॉरेन का कंपनी था जिसको हम कम दाम में बेचे हैं, वो मेरा एसोसिएट एंटरप्राइज है, मतलब रिलेटेड पार्टी है। अब किसको बोलेंगे, मतलब ये क्या डेफिनेशन है कि उसका मेरे साथ कोई रिलेशन है, क्या रिलेटिव होना होगा? नहीं, रिलेटिव नहीं होना होगा। उन लोग के लिए बहुत सारा पॉइंट है, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो वो मेरा रिलेटेड पार्टी बन जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। वो क्या क्या रीजन होगा, टू enterprises shall be treated as associate enterprise at any time during the previous year। वो कब बन जाएगा, one enterprise holds at least 26% of shares, that is voting rights or power of the enterprise। मतलब अगर मेरा कंपनी उसका कंपनी का या उसका कंपनी मेरा कंपनी का, मतलब कोई भी एक एंटरप्राइज अगर दूसरे एंटरप्राइज का कम से कम 26% शेयर खरीद के रखा है, तो दोनों एक दूसरे का एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। ये सिर्फ एंटरप्राइज को लेकर नहीं है, पर्सन को लेकर भी है। अगर हम एक पर्सन है और तुम भी एक पर्सन हो पर तुम यूएसए की हो, हम इंडिया के हैं, तो हम लोग दोनों पर्सन हैं। हम भी अगर तुम्हारे कंपनी में 26% शेयर खरीद लेंगे तुम्हारे एंटरप्राइज में, तो हम लोग दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। इससे छोटा छोटा सम्स देता है, जैसे देखो एग्जाम्पल, ए लिमिटेड होल्ड्स 33% ऑफ वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 33% शेयर खरीद के रखा है, तो ए और बी तो एसोसिएट एंटरप्राइज है। बी होल्ड्स 40% वोटिंग पावर इन सी लिमिटेड, और बी सी का खरीद के रखा है 40%, मतलब बी और सी एक दूसरे का एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो ए लिमिटेड होल्ड्स 33% वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड डायरेक्टली, ए बी का डायरेक्टली खरीदा हुआ है और ए सी का इनडायरेक्टली खरीदा हुआ है, तो बी और सी एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया ए का। मतलब ए और बी तो डायरेक्टली एसोसिएट एंटरप्राइज है, पर बी सी का एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो ए और सी भी एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा इनडायरेक्टली। तो इसको डीम्ड कहते हैं, मान लिया जाएगा, डीम मतलब मान लिया जाएगा कि बी और सी दोनों ही एसोसिएट एंटरप्राइज है। वन एंटरप्राइज और पर्सन, जहां जहां एंटरप्राइज है वहां वहां पर्सन भी होगा, हम हर जगह नहीं लिखे हैं। वन एंटरप्राइज अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अदर एंटरप्राइज। सोचो हम तुम्हारे कंपनी का आधा से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम अपॉइंट किए हैं, तो हम तुम्हारे एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। अगर हम तुम्हारे कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे
तो हम तुम्हारे कंपनी के एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। फिर बोल रहा है अ लोन गिवन बाय वन एंटरप्राइज टू अदर एंटरप्राइज एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ अदर एंटरप्राइज। मतलब तुम्हारा एसेट 51% मेरे पास, तुम्हारा एसेट जितने का भी है, सोचो तुम्हारा एसेट है 10 लाख का, तो 10 लाख का 51% अगर हम तुमको लोन दे के रखे, मतलब आधा से ज्यादा का हम लोन देकर रखे हैं, तो हम तुमको इतना लोन क्यों देते हैं? क्योंकि तुम मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज हो, मतलब हम लोग दोनों एक दूसरे के हैं। फिर वन एंटरप्राइज गारंटीज एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। हम तुमको तुम कहीं पे लोन ली हो और हम 10% बोरोइंग के गारंटर बने हुए हैं, तो हम तुम्हारे बोरोइंग के, तुम कहीं पे लोन लेती हो, हम क्यों बन जाते हैं गारंटर? क्योंकि हम तुम्हारे एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। तो यहाँ तक अभी तक बोल रहा है कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। आगे बोल रहा है नंबर 6 में, द बिजनेस ऑफ वन एंटरप्राइज इज होली डिपेंडेंट ऑन नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मतलब ये है कि सोचो कि जैसे कोई एक सामान बनता है, सोचो मेरा मारुति कंपनी मेरा है, मारुति इंडियन कंपनी है, छोड़ दो उसका सुजुकी के साथ कोई टाई अप है, सोचो वो पहले की तरह मारुति ही है और वो पूरा पूरी इंडियन कंपनी है, पर उसका जितना भी चीज बनता है, उसका जो पार्ट्स है, वो सारा यूएसए से बन के आता है। तो उसको कहते हैं नो हाउ, मतलब उसका पूरा टेक्नोलॉजी वो पूरा बनकर आता है यूएस से। ठीक है, तो पूरा हम किस पे डिपेंडेंट है? अपने कार का कंपनी को चलाने में हम पूरा किस पे डिपेंडेंट है? यूएस पे, क्योंकि पूरा पूरी उसको वो यूएस ही चला रहा है। क्योंकि अगर यूएस ही बैकआउट कर जाएगा तो हम अपना कार फिर कैसे बनाएंगे? तो इस केस में दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है मार्जिन 30%। नहीं, एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद बोल रहा है 90% और मोर ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय वन एंटरप्राइज इज सप्लाइड बाय अदर एंटरप्राइज। फिर बोल रहा है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज। फिर बोल रहा है वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय अदर इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज से कंट्रोल हो जाता है। One enterprise has at least 10% interest in other enterprise being partnership firm, AOP और BOI. Any relationship और mutual interest, कैसा भी relationship हो जिसमें mutual interest हो। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 92B, जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन लिखा गया है। फिर 92BA में स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। ये सब हम क्यों कराएं? इससे हम लोगों का शॉर्ट नोट आता है। ये सारा एमसीक्यू के लिए है, एक बार सॉल्व करके चले जाना, जिसमें सारा एक बार रीड कर लेना। ये होना चाहिए सारा मेरे एसोसिएट एंटरप्राइज से दिया है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से दिया है, और इस तरह सारा है। तो एक बार इसको रीड करना एमसीक्यू। अब परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हम बता दिए थे पर टॉपिक लिखवाए नहीं थे, तो एक बार इसको भी पढ़ लेना। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? जहां पे मेरा फिक्स प्लेस हो बिजनेस का, और वो होली या पार्टली भी कैरिड ऑन होता हो वहां से। Business income of a non-resident will not be taxed in India. It will be taxed only when non-resident has a permanent establishment in India. Non-resident का कोई भी business income इंडिया में taxed नहीं होता है, अगर उसका permanent establishment है तो ही होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करवाए थे मलेशिया वाला, तो वो, अब प्लेस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है, ये सारा मतलब है, ये सब होना चाहिए। शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर। It has to pay 6% of the gross amount paid or payable to the foreign company when it has no permanent establishment in India. अगर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो फॉरेन कंपनी इंडिया को इट हैज टू पे टू द फॉरेन कंपनी। हम लोगों को फॉरेन कंपनी को 6% देना होगा, जितना वो अमाउंट हम लोग को पे कर रहा है उसका 6%, अगर उसका यहाँ पे कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो। इसके बाद है पेनाल्टीज। पेनाल्टीज रीड कर लेना, ये बहुत बार आया है शॉर्ट नोट जैसा एमसीक्यू में,
कि अगर हम बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे ठीक से तो कितना मेरा चार्जेस लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसके बाद बोल रहा है अगर फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ सीए एज पर 92A 1 लाख का पेनल्टी है, और अगर हम मिस रिपोर्टिंग किए हैं, जानबूझ के अपने इनकम को कम दिखा रहे हैं, तो 2% ऑफ टैक्सेस अप्लाई, जितना टैक्स बनता है उससे 200% ज्यादा लगेगा। उसके बाद है 92C में कंप्यूटेशन ऑफ ALP। 6 मेथड है इसका, ये मेथड पढ़ लेना है। 6 मेथड है। सम्स ज्यादातर आता है, ये जो लास्ट में 5 नंबर है इससे 90% टाइम सम इसी से आता है, तो इसलिए हम इसका एक सम करवा दिए हैं। XYZ लिमिटेड प्रोक्योर्स सॉफ्टवेयर फ्रॉम सिंगापुर एट द रेट 1500 पर सॉफ्टवेयर। XYZ कहाँ है? इंडियन कंपनी है। सिंगापुर क्या है? फॉरेन में। तो एक इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को जब सॉफ्टवेयर उससे ले रही है, प्रोक्योर कर रहे हैं मतलब ले रहे हैं, खरीद रहे हैं 1500 में, एक एक सॉफ्टवेयर हम लोग 1500 में खरीदते हैं। कंपनी इनकर्स एन एडिशनल एक्सपेंस इन इंडिया 600 पर पैक, और एक सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद हम लोग उसके ऊपर 600 रुपया खर्च करते हैं। एंड प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 3000, और फिर हम लोग उसको बेचते हैं 3000 रुपए में। XYZ also purchased software from its subsidiary in UK. सब्सिडियरी है मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि ऑब्वियसली वो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है। तो XYZ जब यही सॉफ्टवेयर अपना सब्सिडियरी से खरीदता है तो 700 में खरीदता है, और जब देखो बाहर के कंपनी से खरीदा तो 1500 में खरीदा। द कंपनी इनकर्स एन एडिशनल एक्सपेंस, इसके ऊपर एडिशनल एक्सपेंस उसको 200 का लगता है, और फिर ये इसको बेच पाता है 1200 में। कंप्यूट ALP, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्यों एक, दोनों ही तो तुम्हारा बाहर का कंपनी है, पर एक तुमको 1500 में एक जन से तुम खरीदे, एक जन से तुम उसको 700 में खरीद लिए, क्यों? ये क्वेश्चन जब उठा तो बोला ALP कंप्यूट करो। तो क्या होगा? ये क्लियर है, इंडिया ने परचेज किया है सिंगापुर से, तो अगर अनरिलेटेड पार्टी के बारे में बात करें, मतलब सिंगापुर और इंडिया अनरिलेटेड पार्टी है, तो सेल्स प्राइस कितना था हम लोग का जब हम लोग सिंगापुर से खरीदते हैं? 3000, परचेज किए थे 1500 में, एक्सपेंस किए 600, तो प्रॉफिट कितना रखते हैं हम लोग? 900 रुपया। तो मार्जिन कितना रखते हैं हम लोग? 30%। क्योंकि 900 का सामान को 900 प्रॉफिट करते हैं, 3000 का सामान बेचते हैं तो 30%। अब रिलेटेड पार्टी के साथ क्या है? रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन किए वो वाला सामान हम लोग सेल करते हैं 1200 में, मार्जिन रखते हैं 30%। तो नेट मार्जिन कितना हुआ? मतलब अमाउंट में मार्जिन कितना हो? 1200 में सेल करते हैं, प्रॉफिट है 30%, तो 360 प्रॉफिट करते हैं। तो उसका हम लोग को कॉस्ट कितना पड़ता है? उसका कॉस्ट हम लोग को 840 पड़ता है रियल में, और 200 रुपया का एक्सपेंस का हटा भी दो तो रियल में उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 640। तो भी वो 700 रुपया क्यों दिखा रहा है? उसको तो कॉस्ट पड़ना चाहिए 640 रुपया। पर जब वो 30% मार्जिन रखता है तो सिंगापुर से खरीदे या यूके से खरीदे, हर हाल में उसको 30% मार्जिन रखना चाहिए। तो यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 640, तो वो अपना रिलेटेड पार्टी से कॉस्ट प्राइस दिखा रहा है 700, 60 रुपया का वो ज्यादा खर्चा दिखा रहा है, जिसे वो प्रॉफिट अपना मार लेगा, तो इसलिए इतना एडजस्टमेंट हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, एग्जाम्पल 2 में XYZ क्या डिफरेंस है देखो। अभी जो हम सम दिए उसमें हम लोग को मार्जिन गिवन नहीं था, तो हम लोग सम ऐसे किए, ध्यान से नोट करो। पर अगर सम में मार्जिन गिवन है तो सम अलग टाइप से होगा। XYZ हैज सोल्ड अ मशीन टू ABC, वो दोनों एक दूसरे का एसोसिएट एंटरप्राइज है, और कितने में बेचा? 3 लाख में, which was sold by ABC to PQR, an unrelated party, on the sale margin of 30% for 5 lakh. जब वो अपना एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचा तब 3 लाख में बेचा, पर जब अनरिलेटेड पार्टी को बेचा तब 5 लाख में बेचा, और वो 5 लाख में 30% प्रॉफिट रख लेता है। एंड ऑल्सो incurred an amount of 10,000 in sending the machine to PQR, और जब वो अनरिलेटेड पार्टी को बेचा तो उसका 10,000 खर्च हुआ। The ALP of this transaction will be, क्वेश्चन क्यों उठा ALP का? ALP का क्वेश्चन इसलिए उठा क्योंकि अलग अलग प्राइस पे बेच रहा है, तो
इसको कैसे करेंगे? वो सेल कितने में किया? 5 लाख में। वो अपना मार्जिन कितना रखता है? 30%, मतलब 1,50,000। तो उसका कॉस्ट कितना पड़ना चाहिए? 1,50,000। और एक्सपेंस उसका कितना हो रहा है? 10,000। तो 3,40,000 एएलपी है। ठीक है। क्यों एएलपी है? एएलपी है क्या? उसका रियल में कॉस्ट प्राइस था कितना? 3,40,000। ठीक है। तो 3,40,000 का एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है डीआरपी। इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आता है बहुत बार। ठीक है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है डीआरपी क्या होता है। देखो, बेसिकली डीआरपी पिक्चर में कब आता है? जब डीआरपी में कौन कौन कवर होता है वो हम सब लिखवा दिए हैं पॉइंट 6 तक। पर क्वेश्चन ये है कि डीआरपी होता क्या है। डीआरपी एक पैनल है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सोचो कि हम कोई सामान में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए, तो मेरे ऊपर असेसिंग ऑफिसर को लगा कि ये हम अलग अलग प्राइस में सेल कर रहे हैं, जो हम गलत कर रहे हैं, तो वो मेरा एएलपी निकालने लगता है। अब जब वो मेरा एएलपी निकालता है तो वो क्या करता है? बेसिकली मेरे अगेंस्ट डिसीजन लेता है। मेरे मेरे वो पकड़ लेता है कि हम गलत कर रहे हैं, कुछ रुपया बचा रहे हैं, या तो खर्चा ज्यादा दिखा रहे हैं, तो या तो इनकम कम दिखा रहे हैं, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो वो क्या करता है? मेरे से एक्स्ट्रा टैक्स ले लेता है, ये बोलकर कि आपका तो प्राइस इतना होना चाहिए था, आप तो इसे कम दिखा रहे हो। तो ये बोलकर वो मेरे से ज्यादा टैक्स लेता है। तो डेफिनेटली ये मेरे को पसंद नहीं आएगा। तो हम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं कि नहीं, मेरे को असेसिंग ऑफिसर रॉन्ग लगता है। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को असेसिंग ऑफिसर रॉन्ग लगता है तो हम इसके लिए, ये बात हम पूरा यहाँ सेंटेंस में लिखें या हम शॉर्ट में समझाते, ये पिक्चर है। एओ मेरा एएलपी डिटरमाइन किया। एओ ये जो डिटरमाइन करता है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को वो पहले भेजता है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर मेरा एसेस किया, और ट्रांसफर प्राइसिंग, क्योंकि ये इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर आएगा, वो ये एएलपी ऑफिसर को भेजेगा। फिर टीपीओ मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर वो एएलपी देखेगा। अगर उसको भी ये सही लगेगा तो वो वही कॉपी असेसी को और एओ को बैक भेज देगा। एओ को तो बैक भेजेगा कि आपने सही डिटरमाइन किया है, असेसी को बताने के लिए भेजेगा कि आपका एएलपी कैलकुलेट हुआ है। अगर असेसिंग ऑफिसर फिर उस इनकम पे उसका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेगा कि आपको इतना टैक्स और देना है, एओ ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा और असेसी को भेज देगा कि आप इतना टैक्स और भर दो। अब टैक्स पेयर जो है, मतलब जो असेसी है, उसको ये अच्छा नहीं लगा, उसको लग रहा है ये गलत है, ऐसा ज्यादा टैक्स लेने का कोई बात ही नहीं है। तो वो ऑब्जेक्शन करेगा डीआरपी के पास जाकर। डीआरपी मतलब डिस्प्यूट का जो पैनल होता है, उसके पास वो जाएगा रिजॉल्व करवाने। डीआरपी एओ को डायरेक्शन देगा, क्या टॉपिक पे? वो उसको डायरेक्शन देगा कि वो लोग डिसीजन लेगा, मतलब अभी डीआरपी को डिसीजन लेने दो, अभी इससे टैक्स मत मांगो, हम लोग के पास मैटर आया है, हम लोग को डिसीजन लेने दो। एओ पास फाइनल ऑर्डर, फिर वो उसको बताएगा, मतलब डीआरपी एओ को फाइनली बताएगा क्या होगा। एओ फाइनली जो ऑर्डर पास करेगा, देखो पहले जब एओ एकदम स्टार्टिंग में जब एओ एएलपी निकाला था, तब वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को भेजा था, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर उसको फिर से चेक करके एओ को कॉपी भेजा था। पर इस बार जब डीआरपी के बाद एओ फाइनली कुछ करेगा, तो इस बार टीपीओ के पास नहीं जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास नहीं जाएगा, इस बार वो डायरेक्टली ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और ये फाइनल होगा। इसके बाद कोई इफ बट नहीं है कि पसंद नहीं आया मेरे को। तो अब एक बार इसको पढ़ लेते, फीचर क्या है। सीबीडीटी हैज कंस्टिट्यूटेड अ पैनल। सीबीडीटी ये एक पैनल बनाया है जिसको डीआरपी कहते हैं। इसमें 3 प्रिंसिपल कमिश्नर और 3 या फिर कमिश्नर ऑफ आईटी है। याद रहे, इसमें 3 प्रिंसिपल कमिश्नर होता है, कोई एक डिसीजन नहीं लेता डीआरपी में, तीनों मिलकर लेता है। एलिजिबल असेसी टू फाइल ऑब्जेक्शन बिफोर डीआरपी। अब एलिजिबल असेसी कौन है, कौन फाइल कर सकता है? उसको कोई फॉरेन कंपनी होना होगा, मतलब अगर हम और कोई फॉरेन कंपनी का है तो हम फाइल नहीं कर सकते क्योंकि हम इंडियन हैं। फाइल कौन करेगा? वो फॉरेन कंपनी। दूसरा,
एनी पर्सन इन हुज केस वेरिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, या फिर वो कोई भी आदमी जिसको टीपीओ से प्रॉब्लम है, ट्रांसफर प्राइसिंग से प्रॉब्लम है। The assessing officer shall forward a proposed assessment order. Proposed assessment order को short में हम लोग draft order कहते हैं। तो assessing officer फिर वो draft बनाता है to the eligible assessee if he wish to propose any change in the income or loss. अगर कोई change करना है assessee को तो ही वो DRP के पास जाता है। assessee can file objection against draft order within होगा नहीं with the DRP within 30 days of receipt of draft। अगर assessee को कोई भी objection है draft order से, draft order में लिखा हुआ है उसको कितना टैक्स एक्स्ट्रा देना है, अगर assessee को इससे कोई भी objection है तो वो DRP के पास जाता है within 30 days। जिस दिन उसको draft order मिला उस दिन से 30 days के अंदर वो DRP के पास जा सकता है। When any objection are received from assessee against AO, जब जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्शन डीआरपी को मिलता है असेसी से, असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में, द डीआरपी कंसीडरिंग एविडेंस, वो डेफिनेटली कुछ, अगर असेसी बोल रहा है कि उसको उसके साथ गलत हो रहा है, उसको इतना टैक्स नहीं देना था, तो उसके पास इसका कोई एविडेंस होगा, डीआरपी के पास उसको एविडेंस भेजना होगा, तब issue direction to the AO within 9 months from the end of month in which draft order is forwarded to eligible assessee। तो वहां से 9 महीना एओ को रुकने बोला जाएगा कि तुम रुको, अभी उससे टैक्स मत लो, 9 मंथ्स रुको। विदिन 9 मंथ्स, जरूरी नहीं है 9 मंथ्स ही लगे, विदिन 9 मंथ्स। When direction is received by DRP, AO shall complete the assessment within 1 month। जैसे ही डीआरपी से डायरेक्शन मिल जाएगा एओ को, मतलब अल्टीमेट नोटिस मिल गया, एओ को 1 महीने के अंदर जो फिर से फाइनल ऑर्डर बनाता है, वो 1 महीने के अंदर फाइनल ऑर्डर फिर से बनाना है। सच ऑर्डर ऑफ एओ इज डायरेक्टली अपीलेबल बिफोर द ट्राइब्यूनल। इस बार ये जो ऑर्डर एओ का होगा ये डायरेक्टली ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, इसमें वो किसी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास फिर नहीं जाएगा। इसके बाद देखो, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, इसको है गार, ठीक है। द रूल्स, और ये है क्या, द रूल्स आर फ्रेम्ड इन डिफरेंट कंट्रीज टू मिनिमाइज सच अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। देखो 2-3 चीज होता है, एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स इवेशन, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग नॉर्मल चीज है, अच्छा चीज है, मतलब ये सब करते हैं। टैक्स प्लानिंग होता है जैसे डिडक्शन ये सब लेना, एग्जेम्पशन लेना, ये सब आता है टैक्स प्लानिंग के अंदर, विच इज वैलिड, जो क्राइम नहीं है। अगर हम टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं तो वो ठीक बात है, कोई गलत चीज नहीं है। टैक्स इवेशन गलत चीज है। टैक्स इवेशन होता है हम जानबूझ के टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स इवेड कर रहे हैं, मेरे को पता है कि मेरा इतना इनकम हुआ है फिर भी हम उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं। टैक्स अवॉइडेंस है, मेरे को पता नहीं है ठीक से तो वो गलती से मेरे से छूट जा रहा है। तो टैक्स अवॉइडेंस क्या है, हम जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि टैक्स इवेड कर रहे हैं, बट मेरे से गलती से कुछ छूट जा रहा है। तो इसलिए टैक्स अवॉइडेंस हटाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट कंट्री डिफरेंट रूल बनाता है। ये हर कंट्री डिफरेंट डिफरेंट रूल बनाता है। सच रूल्स आर नोन एज गार। तो जो भी कंट्री अपना अपना रूल बनाता है, हर कंट्री उस रूल को कहता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। उसको सारा कंट्री कहता यही है, रूल अलग अलग है बट रूल का नाम यही है। इट इज अ सेट ऑफ जनरल ऑर्डर, जनरल रूल्स एनेक्टेड टू चेक द टैक्स अवॉइडेंस। इससे जैसे एएलपी क्या है, चेक करता है कि क्या कोई एक्स्ट्रा रुपया बच रहा है, अगर कोई एक्स्ट्रा रुपया मतलब इनकम ज्यादा दिख रहा है या एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहे हैं तो वो सबको फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो उसके अंदर ये जो एएलपी ये सब का हम लोग फॉर्मेट देखें, कहाँ लिखा हुआ है, गार में लिखा हुआ है। तो एंटी अवॉइडेंस रूल 2 तरीके का होता है, एक जनरल एक स्पेसिफिक। जनरल को कहते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स और स्पेसिफिक को कहते हैं स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, इसलिए उसको सार। गार डू नॉट डील विथ केसेस ऑफ टैक्स इवेशन, टैक्स प्लानिंग एंड सार। ये सारा अलग अलग चीज है। तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन, गार और सार कोई एक दूसरे से लिंक्ड अप नहीं है।
गार और टैक्स अवॉइडेंस लिंक्ड अप है। इट इज एप्लीकेबल फॉर, ये गार का कॉन्सेप्ट आया कब से है? ये असेसमेंट ईयर 1819 से आया है, इसके पहले गार का कॉन्सेप्ट नहीं था। एएलपी के ऊपर शॉर्ट नोट आता है। एएलपी क्या है? इट मीन्स अ प्राइस विच इज अप्लाइड और proposed in a transaction between unrelated party in uncontrolled situation, uncontrolled condition। एएलपी का मतलब वो होता है जो ट्रांजैक्शन हम अनरिलेटेड पार्टी के साथ किए हैं और उस सिचुएशन में मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे हम समझा रहे हैं, सोचो हम ये क्या क्या रीजन देता है जो हम शुरू में भी समझाए थे। बहुत सारा कंपनी जब हम तुमको बेचते हैं तो 3 लाख में बेचते हैं, जब हम उसको बेचते हैं तो हम 5 लाख में बेचते हैं। जब गवर्नमेंट मेरे से पूछता है कि आप क्यों दो अलग प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम इसको वारंटी नहीं दे रहे हैं पर उसको हम वारंटी दे रहे हैं। इससे हम फ्रेट का चार्जेस नहीं चार्ज कर रहे हैं, उससे हम फ्रेट का भी चार्जेस कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरा ये पैकिंग चार्जेस ऐड नहीं किए थे, हम उसको पैकिंग चार्जेस ले रहे हैं। तो इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड कंडीशन। जब ये सारा चीज मेरे को करना ही पड़ रहा है उसके केस में, तब एएलपी आता है चेक करने के लिए कि क्या ये सही बोल रहा है, तब वो अप्लाई होता है। Where more than one price is determined by the most appropriate method। जब ये कब आता है? जब एक से ज्यादा प्राइस दिखाई दे रहा है। The ALP shall be taken to be arithmetical mean of such prices। The maximum permissible variation between ALP and transfer price। अब सोचो कितना डिफरेंस होगा तो एओ मेरे को लेटर भेज देगा, ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा। अगर 3% से ज्यादा डिफरेंस हुआ तब वो दिमाग लगाएगा। अगर सोचो ऐसे हम चार्ज किए थे 500 रुपया और गवर्नमेंट कैलकुलेट कर रहा है तो 510 रुपया आ रहा है, तो वो 10 रुपया के लिए मेरे को ड्राफ्ट ऑर्डर नहीं भेजेगा। क्यों? 3% को एक्सीड करना चाहिए, जो डिफरेंस होना चाहिए मेरे प्राइस में और एओ के प्राइस में, कम से कम 3% का डिफरेंस होना चाहिए। 3% से भी कम का डिफरेंस हुआ तो गवर्नमेंट दिमाग नहीं लगाएगा। फिर है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट्स के साथ टैक्स का क्या होता है? नॉन रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट। जो रेसिडेंट नहीं है वो नॉन रेसिडेंट है। इसके लिए पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है। रेसिडेंशियल स्टेटस में जो कंडीशन लिखा हुआ था 6 सबसेक्शन 1 में, अगर वो फुलफिल करते हैं तो हम लोग रेसिडेंट है, अगर दोनों ही फुलफिल नहीं करते हैं तो हम लोग नॉन रेसिडेंट है। सेक्शन 44B ये है शिपिंग बिजनेस इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में शिपिंग बिजनेस करता है तब क्या होता है? तो क्लियर है, ये नॉन रेसिडेंट असेसी के लिए सेक्शन बना है। असेसी इंडिया में शिपिंग बिजनेस करता है तो इनकम टैक्सेबल कहाँ होगा? पीजीबीपी में, क्योंकि इंडिया के हिसाब से वो किसी भी कंट्री का है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। वो इंडिया में अगर शिपिंग बिजनेस कर रहा है तो पीजीबीपी के हेड में उसको टैक्स देना पड़ेगा। The amount paid or payable to the assessee on account of the carriage of passenger, livestock, mail or goods shipped at any port in India is treated as his income। अगर वो कोई भी अमाउंट ये सब जगह पर इंडिया से लिया, मतलब इंडिया ने अगर पे किया, सेसी कौन है? नॉन रेसिडेंट। द अमाउंट पेड टू नॉन रेसिडेंट, अगर वो कुछ भी बोलकर पैसा लिया कि हम कैरेज का ले रहे हैं, हम लाइव स्टॉक का ले रहे हैं, हम तो मेल का लिए हैं, गुड शिप्ड हुआ था उसका लिए है, वो कोई भी चीज बोलकर अगर पोर्ट पे पैसा लिया तो वो उसका इनकम काउंट हो जाएगा, बोला जाएगा उसका इनकम है। any other person received on his behalf then also it is treated as income। सोचो वो खुद लेने नहीं आया, उसके बिहाफ में कोई और पर्सन पैसा लेने आया है, तब भी ये उसका इनकम में चार्ज हो जाएगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा उसको? जितना अमाउंट वो रिसीव किया है वो उसका इनकम है, मतलब उसके इनकम का 7.5% टैक्सेबल हो जाएगा। ये रेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 44BB, बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल। अगर वो इंडिया में मिनरल ऑयल एक्सप्लोर करने का बिजनेस करता है तो डेफिनेटली ये भी नॉन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। ये ही इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ, ये सारा बिजनेस सप्लाइंग प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, या भाड़ा में वो प्लांट एंड मशीनरी देता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल, प्लांट का या क्या मतलब है? शेप
एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ड्रिलिंग यूनिट्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट। मिनरल ऑयल का यहाँ पे मतलब है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अगर वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का बिजनेस इंडिया में करता है तो वो टैक्सेबल है। टैक्स रेट यहाँ पे है 10%। अब बाकी सारा चीज सेम है, जितना का बिजनेस वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा ये सब। अगर वो अपना प्रॉफिट कम करना चाहता है किसी भी रीजन से, तो उसको अपना बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा 44AA के हिसाब से, और अपना अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा। 44BBA बिजनेस ऑफ एयरक्राफ्ट, ये पूरा 44B की तरह ही है। 44B मतलब ये वाला शिपिंग बिजनेस, सिर्फ नॉन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। एयरक्राफ्ट बिजनेस करता है, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। कोई भी ये सब पैसा कैरेज का, लाइफ स्टॉक का, मेल का, गुड्स का, अगर वो एयरक्राफ्ट के पास में रिसीव कर लेता है तब वो उसका इनकम काउंट हो जाएगा। उसके बिहाफ में कोई और करेगा तब भी इनकम काउंट हो जाएगा। पर यहाँ पे टैक्स कितना लग जाएगा? 5%। वहां कितना था 44B में? 7.5%। यहाँ पे है उसका 5%। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, मिस्टर रॉन, अ नॉन रेसिडेंट, is engaged in business of shipping and operating its ship in Indian port during the previous year ending on 31st March 2019। रॉन जो है वो एक नॉन रेसिडेंट है और इंडिया के पोर्ट पे शिपिंग का काम करता है। हैज कलेक्टेड फ्रेट ₹100 लाख, कलेक्टेड इन यूएस डॉलर। वो कलेक्ट किया था डॉलर में, पर अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो वो 100 लाख कलेक्ट किया था। फॉर द कार्गो बुक्ड फॉर पारादीप पोर्ट फ्रॉम लंदन एंड 45 लाख, मतलब किसी के लिए बुक किया था, 100 लाख लिया फ्रेट। 45 लाख फॉर शिपिंग गुड्स फ्रॉम मुंबई, और गुड्स के लिए लिया था 45 लाख। बिसाइड्स अबव डिमरेज ₹20 lakh and handling charges 10 lakh also collected। ऊपर वाले अमाउंट के अलावा वो 20 लाख और 10 लाख और लिया है। The expenses of operating its fleet during the year for Indian port were 110 लाख, और वो 110 लाख उसका और खर्च हुआ है। Out of which 2 lakhs paid in cash। 110 लाख में 2 लाख वो कैश में दिया है, बाकी किसी और फॉर्म में दिया होगा। He has brought forward loss 2 lakh from trading business in India which is discontinued। और उसका एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पड़ा हुआ है 2 लाख का, जो अब वो बिजनेस नहीं है, डिसकंटिन्यूड हो गया है। He has opted for payment of tax under section 44B। उसको वो सोचा है कि वो 44B के अंडर में टैक्स दे देगा। Compute taxable income and explain the basis taken for computation of such income। और बताओ इस इनकम को, पहले टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कैसे किए।